हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला वंस अगेन। आज के इस एमबीबीएस अब्रॉड सीरीज में जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, डिस्कशन का कहने का मतलब ये है कि आज इस वीडियो में बताने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो को एज ए पेरेंट्स अगर आप देख रहे हैं या एज ए स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आपको इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस नहीं मिलते हैं या आप एलिजिबल नहीं हो पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप जब बाहर ट्रैवल करते हो, प्लान करते हो एमबीबीएस स्टडी करने के लिए, तो उसमें आपको कितना केयरफुल रहना है, किस तरीके से आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने होते हैं, क्या करने होते हैं, ये कई सारी गाइडलाइंस हैं जिसका हमने अपने चैनल के ऊपर में, माय करियर पाठशाला चैनल के ऊपर में बहुत बार डिस्कशन कर रखा है। और आप अगर उसको स्क्रॉल करके वीडियो को देखोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर साल लगभग 14 to 17,000 बच्चे अप्रॉक्सीमेटली इंडिया से बाहर एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसमें से मोर देन 40 to 50% बच्चों के साथ, मोर देन 40 to 50% बच्चों के साथ जाने के बाद उनका मेंटल सेटिस्फैक्शन या उनके जो ड्रीम थे उनको कहीं ना कहीं एक तगड़ा झटका लगता है, उनको चोट पहुंचती है कि द प्रॉमिसेस दैट हैड बीन मेड इनटू द इंडिया, और वहाँ जाकर के जब वो देखते हैं, वो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, एकेडमिक्स देखते हैं, पढ़ाई देखते हैं, फैकल्टी देखते हैं, कई सारी चीज़ें और देखते हैं, तो उनको एक सेटबैक लगता है, उनको प्रॉब्लम हो जाता है। कई वहाँ पहुँचने के बाद वो सच नहीं बोल पाते हैं, कई सारी दिक्कतें हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो मेजर चैलेंज है, वो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमने एक डिस्कशन किया है या डिस्कस करने वाला हूँ आज, कि 80% यूनिवर्सिटी बाहर में पढ़ने लायक नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे इंडिया में भी 50 से 60% से ज़्यादा यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने लायक नहीं है। यहाँ भी 50% ही, अगर गवर्नमेंट कॉलेज को हटा दो, आप गवर्नमेंट कॉलेज को हटा करके अगर आप प्राइवेट कॉलेज को मैं बात करूं, तो मोर देन 50% से ज़्यादा यूनिवर्सिटी एमबीबीएस की प्राइवेट कॉलेज नहीं है जहां पर आप पढ़ सके। उसी तरीके से जब आप बाहर जाते हैं, बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि ऑल द यूनिवर्सिटी लिस्टेड अंडर एमसीआई के साइट पे जितनी भी यूनिवर्सिटी लिस्टेड हैं वो सारी अच्छी हैं। 80% यूनिवर्सिटी उसके अंदर में 453 यूनिवर्सिटी अप्रॉक्सीमेटली लिस्टेड है 2020 के आज के डेट में। उस 453 यूनिवर्सिटी में अगर माइन्यूटली देखा जाए, मतलब बहुत ही बारीकी से और एक एक चीज़ को रिसर्च किया जाए, एक एक चीज़ को देखा जाए, तो मैं मानकर चलता हूं कि 20 to 25% यूनिवर्सिटी है जिसमें जाने के बाद आपके कंप्लेंट्स नहीं होंगे, आपको एक सेटिस्फैक्शन लेवल मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ ठीक यूनिवर्सिटी है, पढ़ी जा सकती है, मेडिकल में कुछ किया जा सकता है, एमबीबीएस की डिग्री ली जा सकती है। उसके अलावा 80% यूनिवर्सिटी ऐसी है, और उसमें भी 80% में 40 to 50% यूनिवर्सिटी तो ऐसी है कि वहाँ नर्सिंग पढ़ने लायक नहीं है। मेडिकल की तो बात ही अलग है, एमबीबीएस की बात ही अलग है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि वैसी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे कई सारे कंसल्टेंट, कई सारे एजेंट बहुत प्रमोट करते हैं। और क्यों प्रमोट करते हैं? उनका कोई मोरल वैल्यू है नहीं, एथिकल वैल्यूज है कि नहीं, पता नहीं। उस एजुकेशन एज ए करियर को किस तरीके से बच्चों के लिए देखते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन हमारा काम है, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, अवेयरनेस फैलाना, बच्चों को बताना, उनको समझाना। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे बच्चे फंसते हैं और फंसने के बाद वहां पहुंच जाते हैं। तकलीफ तो तब आती है कि वहां पहुंचने के बाद बच्चा अपने दोस्त को नेक्स्ट ईयर भी झूठ बोल देता है, वो भी सच नहीं बता पाता। उसकी क्या अपनी मजबूरियां हैं, वो रेपुटेशन है, सोसाइटी वैल्यूज है, या उसके पैसे लग गए, कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर के वो आवाज नहीं उठा पाता। कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं, उस कंट्रीज के अंदर में कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे जाने के बाद बच्चों को दबाया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है नॉट टू स्पीक। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं ये सारी चीजें बोल करके कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेट तो नहीं कर रहा हूं, डरा तो नहीं रहा हूं। एक्जैक्टली नॉट। क्या है, हर जगह पे प्रॉस एंड कॉन्स है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर आप इंडिया में भी कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हो, कई सारे ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं कंट्रीज में जहाँ पे कोई फैकल्टी नहीं है, हॉस्पिटल्स के अंदर में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये काम किसका? ये काम एमसीआई का है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। जिस तरीके से इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में एक इंस्पेक्शन बॉडी है, वो इंस्पेक्शन करते हैं, गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, नॉर्म्स फॉलो करते हैं, उसी तरीके से
ये सवाल है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पे, या उनके ऊपर एक डाउट है, मतलब उनके ऊपर मैं एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूं। ये उनकी जिम्मेवारी है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की कि बाहर की यूनिवर्सिटी को जब एमसीआई के अंदर में लिस्ट करते हैं तो आपके पास कुछ जैसे इंडियन नॉर्म्स गाइडलाइंस है उसी तरीके से लिस्ट करने से पहले आपको उनको भी चेक करना होगा, क्योंकि जो बच्चे यहां से जाते हैं और वहां जाने के बाद अगर एमसीआई से कंप्लेन करते हैं तो एमसीआई एक एडवाइजरी नोटिस जो है अपने साइट पे पब्लिश कर देती है कि बहुत सारे एजेंट ऐसा करते हैं तो आप उनसे बच के रखिए। इतना सिर्फ मात्र करने से एमसीआई की जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती। एमसीआई को जब उनको पता है कि इतने बहुत ज़्यादा तादाद में जब बच्चे बाहर माइग्रेट कर रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा नॉर्म्स गाइडलाइंस फॉलो किया जाए, क्योंकि उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट, ताकि बच्चे वहाँ पहुँचने के बाद या जो गलत तरीके से जो उस कॉलेज को प्रमोट करते हैं पैसों के लिए, मतलब ग्रीड है, वैसे लोगों से एटलीस्ट बच करके रहें। मेरा अब जैसे मैं आपको दो एग्जांपल बता दूं, सैन थेरेसा मेडिकल यूनिवर्सिटी आपका आर्मेनिया, मुझे नहीं समझ में आता कि इस यूनिवर्सिटी में बच्चे क्यों जाते हैं। कजाक कंटिन्यूटी कजाकिस्तान के अंदर में, व्हाई द स्टूडेंट्स गो ओवर देयर, आई डोंट अंडरस्टैंड। कजाक रशियन भी है, इस सब तरह की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिसको कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो मुझे कल से इतने मैसेज आने लगेंगे ना पर्सनल कि परेशान हो जाऊंगा मैं खुद ही कि क्यों इस तरह की यूनिवर्सिटी को प्रमोट आप जो है अगेंस्ट में बोल रहे हो या बोल रहे हो। तो हर कंट्रीज में इस तरह की यूनिवर्सिटी है, जैसे यूक्रेन में कीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, गलती से भी एडमिशन लेने का नहीं है। तो कई सारी कंट्रीज है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं और आपको अवेयर कर रहा हूं। रशिया की कई सारी यूनिवर्सिटी इंग्लिश बोल के स्टूडेंट से भी बात करा दी जाएगी, पूरा इंग्लिश है बाइलिंगुअल। जबरदस्ती 4th ईयर से 1-2 इंग्लिश फैकल्टी आधी इंग्लिश आधी रशियन बोलते हैं और उसको जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो कई लोगों की जिम्मेवारियां हैं। एमसीआई की सबसे पहली जिम्मेवारियां हैं कि जो भी वो अपने कॉलेज के ऊपर में लिस्ट, ऐसा नहीं कि वहाँ की जैसे आर्मेनिया के अंदर में कोई कॉलेज को लिस्ट कराना है तो वहाँ के एम्बेसी ने एक लेटर फॉरवर्ड कर दिया, आपने यहाँ एमसीआई में अपडेट कर दिया, ऐसा नहीं। एक गाइडलाइंस होना चाहिए, क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, बाहर बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में पढ़ने जा रहे हैं। तो एमसीआई शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कुछ ऐसे नॉर्म्स रेगुलेशन लाए जाएं, क्योंकि जो चीज़ों को कैटेगराइज कर सके कि हाँ एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटी हर, जैसे उन्होंने चाइना में बहुत अच्छा स्टेप लिया, जितने भी बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ थी जो टीसीएम की डिग्री या ट्रेडिशनली पढ़ाती थी उन सबको जो है अबॉलिश कर दिया, उन सब के लाइसेंस मतलब कि हटा दिए गए और 45 इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी की हुई। बहुत अच्छा डिसीजन था ये। इसी तरह के डिसीजंस उनको डिफरेंट कंट्रीज में भी लेना पड़ेगा। कई सारी कंट्री तो ऐसी हैं कि वहाँ 1 ही 2 यूनिवर्सिटी पढ़ने लायक है, मोर देन 90% यूनिवर्सिटी वहाँ एडमिशन लेने लायक ही नहीं है, लेकिन बच्चे जाकर के एडमिशन ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे जितने भी वीडियो आते हैं या जितने भी डिस्कशन मैं आपके साथ करता हूं, हमारा काम है आपको सच बताना। हमारा काम सिर्फ अच्छी चीजें बता करके आपको भेज देना, और वहां जाने के बाद आपको समझ में आए कि आपके साथ कुछ गलत हो गया, चीट हो गया, आपके बहुत सारी चीजें हिडन फैक्ट्स थी आपसे छुपाई गई, वो हम कभी कर नहीं सकते। आप हमारे थ्रू जाएं या ना जाएं, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हम अपने मोरल वैल्यूज के साथ, हम अपने एथिकल वैल्यूज के साथ हमेशा स्टैंड करते हैं और हम हमेशा लास्ट तक करेंगे। तो आइए हम आपको एक ओवरव्यू पिक्चर देते हैं कि कौन सी कंट्री में कितनी % यूनिवर्सिटी पढ़ने लायक है और कितनी % यूनिवर्सिटी पढ़ने लायक नहीं है, और उसका क्या रीजन है। ना द फर्स्ट वन इज चाइना। चाइना में 80% यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, पढ़ने लायक यूनिवर्सिटी है। कुछ यूनिवर्सिटी तो इतनी जबरदस्त है कि यू कैन कंपेयर दैट ऑल यूनिवर्सिटी विथ यूएस एंड यूके। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना हाई डिसिप्लिन है, इतना मतलब सब कुछ है, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है। तो कई मायने में वो सारी यूनिवर्सिटी बहुत ही टॉप लेवल है। दूसरा, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, जो इंडिया से पिछले 2-3 साल में जो बच्चे वहाँ जाते हैं वो सारे के सारे क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं। सिर्फ क्वालिफाई करके आप चाइना के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते। वहाँ पर एडमिशन्स लेने के लिए आपका पर्सनल 12th लेवल पर और आपके नीट के अंदर में भी स्कोर बहुत अच्छे होने चाहिए। कई यूनिवर्सिटी तो 400+ स्कोर कार्ड मांगती है। ये अलग बात है कि अभी एक क्रॉस बॉर्डर टेंशन है चाइना के साथ इंडिया का, और कोरोना का कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि कोरोना आज के डेट में सिर्फ चाइना में नहीं पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्टेड है।
तो लेकिन क्रॉस बॉर्डर जो टेंशन है उसको लेकर के अभी आप इसको अवॉइड करिए। लेकिन आने वाले समय में इफ़ यू फाइंड कि चाइना के साथ इंडिया के रिलेशन सुधर गए हैं, अच्छे हो गए हैं, तो आप इसको ऑप्शन में रख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और अच्छी यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। एक 20% यूनिवर्सिटी हमने इसमें अच्छी इसलिए नहीं बोली क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं, 4-5 यूनिवर्सिटी जिसके अंदर में फैकल्टी का इशू है, क्योंकि उसके अंदर में जो इंग्लिश फैकल्टी है वो बहुत ज़्यादा चाइनीज़ में ही मतलब या मैंड्रिन में ही पढ़ाने की कोशिश करती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कोई सवाल चाइना में नहीं है। सेकेंड इज रशिया। रशिया के अंदर में मैं 50% यूनिवर्सिटी को अच्छा मानता हूं, क्योंकि क्या है कि रशिया के अंदर में एक तो रशिया बहुत कोल्ड है, दूसरा क्या है कि जो साउथ रशिया है वहां तो ठीक है, लेकिन जो नॉर्थ रशिया का पार्ट है दैट इज वेरी वेरी कोल्ड। तो नॉर्थ रशिया में कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां पे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक दूसरा बाइलिंगुअल बहुत है, तो क्या है कि जब यूनिवर्सिटी में 3 साल इंग्लिश पढ़नी है, 3 साल बाइलिंगुअल पढ़ना है, तो भी आपके साथ कंफ्यूजन हो जाता है। कई सारे लोग यहाँ पर उसको इंग्लिश बता बता करके भेज देते हैं, वहां जाने का पता चलता है कि 4th, 5th, 6th ईयर से बाइलिंगुअल है। कई सारी यूनिवर्सिटी को पिछले 1-2 सालों में उसको बाइलिंगुअल से इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, इंग्लिश फैकल्टी लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो पूरी तरीके से 100% सक्सेसफुल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर के, इंडिया उसके रिलेशंस को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली प्रॉब्लम इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल का कॉन्सेप्ट को लेकर के है। तो 50% यूनिवर्सिटी जो वहाँ पे इंग्लिश टॉट हैं वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, जैसे क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी कुछ 2-4-5 यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, उसमें आप जा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज यूक्रेन। यूक्रेन के अंदर में ऑलमोस्ट 70% यूनिवर्सिटी अच्छी है। हमने जैसे पहला बताया था कि कीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को छोड़ करके यूक्रेन की बाकी यूनिवर्सिटी को आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस में जाना है और किस में नहीं जाना है। लेकिन यूक्रेन में जो 30% हमने जो आपके इसमें बोला कि आपको नहीं सेलेक्ट करना है, उसका एक रीजन है। यूक्रेन की बहुत सारी यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है, फैकल्टी भी है, इंग्लिश कोर्स करिकुलम भी है, टीचिंग मीडियम भी इंग्लिश है, लेकिन इस 70 जो 100% की कुछ 30% यूनिवर्सिटी हैं उसमें करप्शन का लेवल बहुत ज़्यादा है। करप्शन लेवल कुछ ज़्यादा ऐसे है कि पढ़ाई के स्टैंडर्ड होने के बावजूद भी आप वहाँ पे पैसे दे करके पास कर जाते हो। बहुत सारे बच्चे जाते हैं जो वहाँ जाने के बाद मन लगा कर नहीं पढ़ते हैं, मतलब वो ज़्यादा जो है वहाँ के लाइफ में ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, वो यूनिवर्सिटी का डिसिप्लिन ऐसा नहीं है कि आपको अटेंडेंस का जो है मतलब वहाँ अटेंडेंस मार्क करना है, या आप नहीं जा रहे हो तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो कि बहुत टॉप लेवल पे हैं, जो इस तरह के स्ट्रिक्ट और गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं। उसमें से ही लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, दीज आर गुड यूनिवर्सिटी। तो जो 30% यूनिवर्सिटी है वो करप्टेड हैं, अच्छे होने के बावजूद भी, मेडिकल फैकल्टी सब कुछ होने के बावजूद भी डिसिप्लिन नहीं है उस यूनिवर्सिटी के अंदर में, जो उसको अच्छा बनने से रोक देती है। नाउ द फोर्थ वन इज जॉर्जिया। जॉर्जिया के अंदर में मैं सिर्फ 20% यूनिवर्सिटी को अच्छा मानता हूं। एक तो जॉर्जिया बहुत कॉस्टली है, दैट इज 40 to 45 लाख, 50 लाख का बजट भी कई दफा पहुंच जाता है। एक ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, दैट इज तिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी। अगर जाना है तो उसमें जाइए, लेकिन उसमें 50% का कम से कम, जो 50 लाख का कम से कम बजट होना चाहिए, 45 से 50 लाख का। उसके अलावा बाकी जितनी यूनिवर्सिटी है वहां पे सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 80% यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो पिछले 2-3-4 सालों में खुली हैं। तो जब जॉर्जिया जाना है तो जॉर्जिया से बेटर ऑप्शन है कि आप यूक्रेन ट्रेवल करिए, क्योंकि 6 साल का कोर्स प्रोग्राम वहाँ भी है और वहाँ से बिल्कुल आधी फीस में आपको यूक्रेन मिल जाता है, एंड दैट इज मच मच बेटर, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल जाती है। उसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर में क्या है कि मोर देन 50 to 60% यूनिवर्सिटी वहाँ पर अच्छी है। बांग्लादेश के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका जो कोर्स करिकुलम है वो इंडियन है, जो आपके लैंग्वेज हैं वहाँ पर बंगाली और हिंदी दोनों बोले जाते हैं, इंग्लिश आपका टीचिंग मीडियम है, फूड हैबिट्स आपको इंडिया जैसा मिल जाता है, क्लाइमेट इंडियन जैसा है, टेम्परेचर है, ट्रेवल कॉस्ट बहुत सस्ता है, तो कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। उसके बाद आपका जो हॉस्पिटल के अंदर में जो पेशेंट है और जो उसके जो ट्रीटमेंट हैं और ट्रीटमेंट की जो टेक्नोलॉजी डिजीजे, वो सब ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में है। इंडिया के जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस जैसे मणिपाल के कॉलेजेस हैं, या आपके कर्नाटका में रमैया वगैरह हो गए, यूपी के अंदर में जो है आपका एरा मेडिकल कॉलेज हो गया, इस तरह के जो कॉलेज हैं, उस तरह के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस आपको बांग्लादेश के अंदर में मिल जाते हैं, और उसमें भी पर्टिकुलरली ढाका जो नेशनल कैपिटल सिटी है।
अगर आप ढाका की इन एंड अराउंड 50 किलोमीटर से जब बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा लेस रिकमेंडेड है, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। फिर वो आपको इंडिया के तरह ही, जैसे यहाँ पर आप अगर आप रूरल एरिया में चले जाते हैं तो कॉलेज आपको अच्छे नहीं मिलते, वो प्रॉब्लम आपको वहाँ भी नजर आएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के अंदर में 30% यूनिवर्सिटी अच्छी है, 70% यूनिवर्सिटी नॉट रिकमेंडेड, जो 10 लाख 12 लाख 13 लाख रुपए या 14 लाख रुपए में बोल करके आपको भेजते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में तो मतलब बी ग्रेड यूनिवर्सिटी है, कजाक रशियन वगैरह। कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी वहाँ के अंदर में काफ़ी अच्छी है। एक दो यूनिवर्सिटी और भी है जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, आपको सिर्फ उसमें ही रिकमेंडेड है, बाकी आप और किसी यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान में अप्लाई मत कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, मेडिकल फैकल्टी तक नहीं है, और ज़्यादातर ट्रांसफ़र केसेस वाले बच्चों को वहाँ पर एडमिशन करा दिया जाता है। मतलब आप इस कंट्री में गए, वहाँ फेल हो गए, यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया, तो वो सारी कॉलेजेज वो सिर्फ ट्रांसफ़र केस के बदौलत ही चलती है। ये दो कंट्री में सबसे ज़्यादा होता है, एक कजाकिस्तान में और दूसरा आर्मेनिया में। तो आप कजाकिस्तान में भी जब जा रहे हैं तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी का ही सिलेक्शन करिए। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान में सिर्फ 5% यूनिवर्सिटी, 5% भी मैं नहीं बोलूँगा, किर्गिस्तान को आप बिल्कुल अपने लिस्ट में ना रखें तो ज़्यादा बेटर है। किर्गिस्तान वर्ल्ड की 10th पुअरेस्ट कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही ज़बरदस्त जो है वहाँ पर क्राइसिस है। जितने नंबर ऑफ एडमिशन्स होने चाहिए उससे 4 गुना ज़्यादा वो है इनरोलमेंट करा देते हैं, और हॉस्पिटल के नाम पे, फैकल्टी के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आपको कुछ भी नहीं मिलना। एक कॉलेज किर्गिज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि अच्छा यूनिवर्सिटी था, उसको भी लोगों ने करप्ट कर दिया। उसमें भी नंबर ऑफ इंटेक 700-800 करके और उसको अपने मॉडल की तरफ से चलाने लगे। पिछले 2 सालों में उसका भी रेपुटेशन बहुत डाउन हो गया। तो बेटर है कि जब आप किर्गिज स्टेट मेडिकल अकेडमी में 26 से 27 लाख 25 लाख रुपए के आसपास की फीस पड़ती है, जब उतना खर्च करेंगे तो उससे बेटर ऑप्शन फिर अदर कंट्रीज को नहीं है, फिर डायरेक्ट वहां पे चलिए, डेवलप्ड कंट्रीज में जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। अवॉइड किर्गिस्तान। नाउ द नेक्स्ट वन इज आर्मेनिया। आर्मेनिया ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड, 10% यूनिवर्सिटी भी नहीं है। एक ही यूनिवर्सिटी येरेवन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ठीक है, उसके बाद जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सब बकवास है। मत जाइए मत जाइए मत जाइए। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट भी हैं कि वहाँ के यूनिवर्सिटी को प्रमोट करते हैं, ओपनली प्रमोट करते हैं। सैंट थेरेसा मेडिकल यूनिवर्सिटी 2 रूम की बिल्डिंग, उसको आप प्रमोट करते हो इंडिया में, और वो फिजियोथेरेपी के कॉलेज के सामने खड़े होकर के आप वीडियो बना लेते हो कि मेडिकल हॉस्पिटल का बिल्डिंग है, और उसके बाद आप उसको प्रमोट करते हो। व्हाट डज इट मेक एनी सेंस? कोई सेंस नहीं बनता। सो डोंट गेट डाइवर्टेड फ्रॉम ऑल दिस वीडियोज। नाउ द नेक्स्ट वन इज फिलीपींस। फिलीपींस के अंदर में मोस्टली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स तो होते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एनमेट के एग्जाम में यू हैव टू स्कोर मोर देन 90% विच इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। काफ़ी ज़बरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी आपको। प्राइवेट कॉलेज 3-4 प्राइवेट कॉलेज फिलीपींस के ठीक हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ठीक है। वैसे अगर प्राइवेट फिलीपींस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन्स मिलते हैं और आप मेंटली रेडी हैं 7 ईयर्स या 6 ईयर 2 साल का BS करने के लिए और 4 साल का MD करने के लिए, तो फिर आप फिलीपींस में ट्राई कर सकते हैं। 30% यूनिवर्सिटी ही ठीक हैं, जो कि कुछ प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर उनका सही है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है और फैकल्टी का भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपका पोलैंड के अंदर में यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, 60 to 70% यूनिवर्सिटी अच्छी है, बट द थिंग इज इट इज़ वेरी कॉस्टली, 60 to 70 लाख का एक्सपेंस पड़ जाता है। उसके बाद आता है आपका नेपाल एंड मॉरिशस। मॉरिशस के अंदर में 80% यूनिवर्सिटी, 2 ही यूनिवर्सिटी हैं, तो लगभग दोनों यूनिवर्सिटी अच्छी हैं। दोनों यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन्स मिलते हैं, आपके बजट पास अगर 50 लाख का बजट है तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। नेपाल के अंदर में 50% यूनिवर्सिटी गुड, करीबन 14 to 15 कॉलेजेस हैं नेपाल में, जिसमें 5-6 कॉलेजेस ठीक हैं। उसके बाद बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं नेपाल के, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। उसके अंदर में भी इंडियन कॉलेजेस के तरफ प्रॉब्लम है, फैकल्टी का प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है, पेशेंट का प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम नेपाल के अंदर में भी है। कुछ कॉलेजेज हैं जैसे BP कोइराला हो गया, मणिपाल हो गया, काठमांडू हो गया, त्रिभुवन हो गया, इस तरह के जो कॉलेजेज हैं वो कॉलेजेज वहाँ पर नो डाउट ऑब्वियसली एक अच्छे कॉलेजेज हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे कंट्रीज को कवर कर लिया। इसके अलावा भी अगर कोई कंट्रीज को लेकर के आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम जरूर आपको उसके रिप्लाई आपको करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके पैसे आपके हैं, आपके पैसे आपके फादर के दिए हुए पैसों को आप बिल्कुल बर्बाद मत जाने दीजिए। बीइंग अ पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को जज कीजिए, पूरी इंक्वायरी कीजिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाइए और ट्रेंड को फॉलो कीजिए। ट्रेंड इज फ्रेंड। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ट्रेंड इज फ्रेंड? जहां 15 साल से 20 साल से बच्चे जा रहे थे, जहां के यूनिवर्सिटीज में एकेडमिक स्टाफ्स
इंडियन बच्चों को पढ़ाती है, जो ट्रेंड सेटअप हो गया है, जो यूनिवर्सिटी सेटअप हो गया, ऐसा नहीं कि आप 2 साल 3 साल 4 साल से जो है वो यूनिवर्सिटी में बच्चे जाना शुरू हो गए, नई यूनिवर्सिटी में जो है क्लासेस स्टार्ट हो गई, उसको लेकर के आप एक एक्सपेरिमेंटल फेज में आ जाओगे। वैसे यूनिवर्सिटी को अवॉइड करना चाहिए। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है। और दूसरी एक लास्ट ये है कि एमसीआई को आप सबको एक सवाल पूछना चाहिए, आपको पेरेंट्स को भी मेल करना चाहिए, बच्चों को भी ट्वीट करना चाहिए, मेल करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि कई लोग आप आरटीआई फाइल कर सकते हो कि जो एमसीआई जो कॉलेज की लिस्ट करती है वो उसका क्या स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है, मतलब वहाँ पे जाने के बाद उनको क्यों ऐसा फील होता है कि वहाँ की बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया में नर्सिंग कॉलेज के बराबर नहीं है और वो एज ए मेडिकल कॉलेज एमसीआई के साइट पे लिस्टेड क्यों हो गया। सो व्हाट आर द गाइडलाइंस दे फॉलो कि आप उसको एमसीआई के अंदर में लिस्ट करते हो। और वो देख करके बच्चे मतलब कि अपने आप को बच्चे चीट हो जाते हैं, मतलब उनको चीट कर दिया जाता है, उनको जो है बताया नहीं जाता, उनको दिखा दिया जाता है कि ये देख लो कॉलेज एमसीआई में लिस्टेड है तो अच्छी कॉलेज है, विच इज एग्जैक्टली नॉट ट्रू। सो फॉलो द प्रोसीजर, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और हमेशा एक राइट चैनल को फाइंड करने के लिए कहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में और आपके फ्यूचर के बारे में सोचता है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज के वीडियो में बताने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ गपशप करने के लिए आपके साथ था और इसी के लिए मैं आपके सामने आया था। तो टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।